हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रूल की इस सीरीज़ में आज हम आपको पढ़ाएंगे नेशनल पेंशन सिस्टम यानी न्यू पेंशन स्कीम भी जिसको बोलते हैं। तो आज पहले हम इसको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यू भी कराएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितनी भी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट होती हैं सभी यूनिवर्सिटीज़, आईआईएम, आईआईटीज़ में, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, पहले इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ये एक जो है अंशदायी यानी अंशदान मतलब कंट्रीब्यूशन आधारित पेंशन योजना है और ये जो है भारत सरकार ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता, और यह जो है एक मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है। अब इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सभी को पता है कि एनपीएस कब लागू हुआ। ये लागू हुई थी 1 जनवरी 2004 से, और ये ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को इसने ओपीएस का इसने स्थान लिया था। जो ओपीएस थी उसमें क्या था, सरकार जो है पूरी पेंशन देती थी और साथ ही उसमें जो है कर्मचारियों से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था, जिसके चलते जो है सरकार पर बहुत ही बोझ हो गया था। उस वजह से पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस को लाया। इसका कानूनी ढांचा क्या है? जो पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका नियामक है, वही इसको रेगुलेट करता है। और पीएफआरडीए अधिनियम जो है वो 2013 में आया था। और एनपीएस ट्रस्ट भी होती है इसमें, जो कि निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। अब बात कर लेते हैं ये जो है किस पर लागू होगा। तो 1/1/2004 या उसके बाद जितने भी कर्मचारी इस केंद्र सरकार के नियुक्त होंगे उन सभी पे ये एनपीएस लागू होगी। और किस पे नहीं है? आर्मड फोर्सेस यानी जितनी भी हमारी तीनों सेनाएं हैं आर्मड फोर्सेस में आती हैं। आप सीआरपीएफ वगैरह को आर्मड फोर्सेस में मत समझना, क्योंकि ये सब पैरामिलिट्री हैं और इन पर भी एनपीएस लागू होता है। केवल एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के ऊपर लागू नहीं होती है एनपीएस। और प्रत्येक कर्मचारी को जो है एक प्रान नंबर मिलता है जो कि 11 डिजिट का होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। एनपीएस खाते के प्रकार की बात करें तो इसमें 2 टाइप के खाते होते हैं, कि टीयर 1, दूसरा होता है टीयर 2। टीयर 1 क्या होता है? जैसे ही आप भर्ती होंगे आपका टीयर 1 अकाउंट खोल दिया जाएगा, और वो जो कि अनिवार्य है, और उसमें जो है आप कोई विड्रॉल जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। लेकिन अभी उसके बाद, शुरू में तो ये व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद में अभी हम आगे पढ़ाएंगे, अभी विड्रॉल की व्यवस्था कर दी गई है, पार्शियल विड्रॉल की। टीयर 2 में क्या है? ये जो है वैकल्पिक होता है, मतलब आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे तो इसको खुलवा सकते हैं, नहीं चाहे तो मत खुलवाएं। इसमें क्या है, आप जब मन करे तब पैसा निकाल सकते हैं। जैसे एक सेविंग अकाउंट होता है उस तरीके का होता है, और बहुत ही मतलब एक तरीके जैसे आप निवेश करते हैं उस तरीके का टीयर 2 अकाउंट होता है। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है कर्मचारी करता है मूल वेतन प्लस उसके डीए का 10%। सपोज दैट आपकी बेसिक पे मान लीजिए 25,000 है और डीए रेट 58%, तो 25,000 का 58%, ये सब जोड़ के फिर इनका जो 10% आएगा वो हो गया कर्मचारी का अंशदान। और इसमें जो है केंद्र सरकार भी करती है अंशदान अपना। उसमें क्या होता है, कर्मचारी का मूल वेतन प्लस डीए और उसका 14%, ये जो है मंथली जमा हो जाता है आपके एनपीएस खाते में। इसमें निवेश के जो है 3 विकल्प होते हैं, इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियां। इक्विटी को ई से और कॉरपोरेट बॉन्ड को सी से और सरकारी प्रतिभूतियों को जी से जो है दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो फंड मैनेजर होते हैं, पेंशन फंड मैनेजर लाइक एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, इस तरीके के होते हैं, और इन सभी पर निगरानी एनपीएस ट्रस्ट द्वारा की जाती है। जो हमने आपको बताया था कि अभी आंशिक निकासी होने लगी है, उसमें क्या है 3 वर्ष जब आपके हो जाएंगे उसके बाद आप जो है आंशिक निकासी कर सकते हैं,
और ये कितना, जितना आपने जमा किया है, सरकारी वाला नहीं, जो आपका स्वयं का सेल्फ का जो कंट्रीब्यूशन है उसका 25% अधिकतम एक बार में निकाल सकते हैं। और पूरी सेवा के दौरान 3 बार जो है ये आंशिक निकासी की जा सकती है। उसके लिए रीज़न होना चाहिए, एजुकेशन, विवाह, बीमारी, मकान निर्माण, इन सभी के लिए आप जो है अधिकतम 25% तक एक बार में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिटायरमेंट पर। तो रिटायरमेंट में क्या होता है, 40% से तो आपको एन्युटी खरीदनी होती है। एन्युटी से क्या, आपको पेंशन डिसाइड हो जाती है। और 60% तक जो है आपको एक बार में विड्रॉल आपको दे दिया जाता है। लेकिन यदि आपकी राशि यदि 5 लाख या उससे कम है तो एक बार में ही आपका 100% निकासी संभव है। ये केवल जो है सेवानिवृत्ति, यानी आपकी जब 60 साल की एज हो जाएगी उस टाइम पे। अब कई बार कंडीशन क्या होती है, आप 60 साल उम्र होने से पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीमैच्योर एग्जिट, यानी समय पूर्व निकासी। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको 80% एन्युटी, रिटायरमेंट केस में कितना था 40%, जो कि ये यहाँ पे है 80% की एन्युटी खरीदी जाती है और 20% ही केवल आपको एक बार में पैसा विड्रॉल कर दिया जाता है। और यदि आपकी राशि इस केस में, मतलब प्री मैच्योर एग्जिट में आपकी राशि 2.5 लाख रुपए से कम है, तब आपको जो है पूरी राशि का निकास संभव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं टैक्स छूट की। तो इसमें क्या है, धारा 80 CCD 1 में जो है आप 1.5 लाख तक की जो है आपको छूट दी जाती है, जो कि 80 CC को मिलाकर, मतलब ये सारा मिला के आपको जो है 1.5 लाख तक की छूट दी जाती है। उसके अलावा भी आपको 50,000 तक अतिरिक्त छूट 80 CCD 1 भी में दी जाती है। और 80 CCD 2 क्या होता है, जो सरकार आपको करती है अंशदान, जो 14% था वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। और जो लमसम हम निकालते हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पे, वो 60% आपका पूरा कर मुक्त है। और जो एन्युटी होती है वो कर योग्य होती है। अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ ऑप्शनल प्रश्न भी करा देते हैं, देख लेते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कब लागू की गई, तो ये अभी हमने आपको बताया था 1 जनवरी 2004 से ये लागू की गई। अगला प्रश्न है हमारा, किस NPS जो है किस प्रकार की पेंशन योजना है, परिभाषित, अंशदान, बीमा आधारित, कल्याणकारी। तो ये हमने आपको बताया था कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है ये, अंशदान आधारित योजना। अब NPS का विनियामक मतलब नियामक कौन है, इसको कौन रेगुलेट करता है, RBI, सेबी, RDAI या फिर PFRDA। तो PFRDA जो कि 2013 के एक्ट से बनाया गया था, वही इसको नियामक करता है। अभी ये प्रश्न अभी ऊपर बता ही दिया है मैंने, PFRDA जो है किस वर्ष लागू हुआ, तो ये 2013 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, NPS केंद्र सरकार के किन कर्मचारियों पर अनिवार्य है। तो यदि आपने अच्छे से ऊपर पढ़ा होगा तो ये जो है 114 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों पर ही लागू होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन NPS के अंतर्गत शामिल नहीं है, केंद्र सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी, निजी क्षेत्र कर्मचारी या फिर सशस्त्र बल। तो NPS में जो है सशस्त्र बल के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और इसके अलावा यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, और टेलीग्राम पर हमारी ID है @IMMY IMMYMALIK, इम्मी मलिक करके आप सर्च करेंगे तो मेरी ID आपको मिल जाए। अगला प्रश्न है हमारा, प्राण का पूरा नाम क्या है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट नंबर या फिर पब्लिक रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये ऊपर अभी पढ़ाया था, ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न है, प्राण की विशेषता क्या है। तो प्राण जो है ये क्या होता है, ये स्थायी भी होता है और साथ ही पोर्टेबल होता है। अब आप कहेंगे कि स्थायी भी और पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब है कि सपोज दैट आप टेक्निकल रिज़ाइन या रिज़ाइन देके कहीं और चले गए, तो आप उसी प्राण को यूज़ करके दूसरी नौकरी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल होता है, लेकिन ये स्थायी होता है और एक ही बार बनता है। अगला प्रश्न है, NPS में कितने प्रकार के खाते होते हैं। तो ये अभी आपको बताया था, Tier 1 Tier 2 2 प्रकार के खाते होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, Tier 1 खाता कैसा होता है, वैकल्पिक, अनिवार्य, केवल निजी कर्मचारियों के लिए, केवल बचत हेतु। तो बचत हेतु तो हमने बताया था Tier 2 होता है, और Tier 1 क्या होता है, ये अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। अगला प्रश्न है, Tier 2 खाता होता है अनिवार्य, निकासी रहित, वैकल्पिक और निकासी योग्य, केवल पेंशन हेतु। तो ये होता है वैकल्पिक होता है और ये निकासी योग्य भी होता है।
अगला प्रश्न है, कर्मचारी का एनपीएस में अंशदान कितना है? 8%, 10%, 12% या फिर 14%। तो कर्मचारी जो करता है वो बेसिक पे प्लस डीए का 10% अंशदान करता है। प्रश्न है, केंद्र सरकार का एनपीएस में अंशदान कितना है? तो कर्मचारी का 10% होता है और केंद्र सरकार का 14% अंशदान होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनपीएस में इक्विटी को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? तो एनपीएस में इक्विटी को जो है ई से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी के लिए निवेश विकल्प कौन सा होता है? एक्टिव चॉइस, मार्केट चॉइस, ऑटो चॉइस या फिर फ्री चॉइस। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑटो चॉइस होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा, आंशिक निकासी कितने वर्ष बाद संभव है? तो ये हमने ऊपर आपको पढ़ाया था, ये 3 वर्ष बाद संभव होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाए। अगला प्रश्न है, आंशिक निकासी की अधिकतम सीमा क्या है? 20%, 25%, 40% या फिर 50%। तो ये अभी बताया था 25% होती है और पूरी सेवा के दौरान 3 बार तक आंशिक निकासी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, जीवन काल में अधिकतम कितनी आंशिक निकासी की अनुमति है? तो ये अभी बता ही दिया है, 3 बार जो है आंशिक निकासी की अनुमति है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं और किन किन टॉपिक पे वीडियोस आपको चाहिए। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम कितनी राशि से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है? तो सेवानिवृत्ति पर जो है 60% तो मिल जाता है लंप सम में और 40% की एन्युटी खरीदी जाती है, लेकिन यदि प्रीमैच्योर की बात होती है तो उसमें 80% से एन्युटी खरीदी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सेवानिवृत्ति पर अधिकतम लंपसम कितना है? 40%, 50%, 60% या 100%। तो सेवानिवृत्ति पर ये 60% तक लंपसम जो है निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 एमसीक्यू और साथ ही एनपीएस का ओवरव्यू। इसके अलावा अब जो प्रश्न धीरे धीरे हार्ड होंगे एनपीएस पे आधारित, वो भी हम आपको अगली वीडियोज़ में कराएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।